अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोगों ने मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ टॉर्क। और उसके अंदर हम लोग, क्योंकि टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके अंदर हम लोग चार बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। उसको डिफाइन करेंगे, उसकी इक्वेशन, डायरेक्शन, रूट के लिहाज से, और उसके बाद हम लोग उसके ऐसे यूनिट फाइंड आउट करेंगे। और उसके साथ ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम क्योंकि कंडीशन है, इस वजह से उसको डिफाइन करना है और उसको फुलफिल करने के लिए जो दो मजीद कंडीशन चाहिए होती हैं, हम लोगों ने आज पहले लेक्चर में आज इसको डिस्कस करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद टॉर्क। टॉर्क को हमेशा डिफाइन किया जाता है एज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि हमारे पास ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ के अंदर घुमाव पैदा करती है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, जैसे कि अगर आप किसी बॉटल के ढक्कन को ओपन करते हैं तो जाहिर बात है उसको आपको रोटेट करना पड़ता है, तो आप उसके अंदर वो टर्निंग इफेक्ट या उसको घुमाने के लिए आप उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर गाड़ी के स्टीयरिंग को देखें तो गाड़ी के स्टीयरिंग को भी हम घुमाने के लिए उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं। सो टॉर्क हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ के अंदर टर्निंग इफेक्ट या फिर घुमाव पैदा करती है। तो टॉर्क को डिफाइन किया जाता है एज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इक्वेशन अगर इसकी देखी जाए तो इसकी इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल में भी देखी थी कि टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। हम ये इक्वेशन एक एग्जांपल की मदद से फाइंड आउट भी करेंगे, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है टॉर्क दो तरह की बॉडीज के ऊपर। एक है हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी और एक होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी या जिसे रिजिड बॉडी कहते हैं। अब यूनिफॉर्म बॉडी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके सेंटर से वो हर तरफ बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं डिस्क की, या फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी की, जैसे एक स्फीयर है या बॉल है, तो अगर हम उसके दो से ज़्यादा टुकड़े करना चाहें उस बॉडी के, तो हम ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हर एक टुकड़े का मास सेम हो। जैसे कि अगर हम एक डिस्क की बात करते हैं, तो अगर मैं एक डिस्क लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं उसके दो से ज़्यादा टुकड़े करता हूँ, लेट से 4 टुकड़े कर देता हूँ, तो अगर मैंने इसको बिल्कुल सही तरतीब के साथ किया है तो ये जो चारों टुकड़े हैं इनका मास जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो इस बॉडी की उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक सेम होती है, तो ऐसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक बोल्ट या जिसे नट बोलते हैं, अक्सर ये स्क्रूवी के साथ या स्क्रूज बोलते हैं इसको, और ये अक्सर टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हमारे पास एक बोल्ट है, और इसको लूज या टाइट करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड स्पैनर, या जिसे आम लफ्ज़ों में रेंच बोलते हैं। अगर हम एक रेंच की मदद से इसको ओपन या क्लोज कर रहे हैं, लेट्स से ये हमारे पास रेंच है, तो जाहिर बात है हमें इसके हैंडल को पकड़ के इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। लेट्स से हम इस पॉइंट के ऊपर पकड़ के इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये इस डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, या हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जैसे ये रोटेट करेगा, जाहिर बात है जो बोल्ट है ये भी साथ साथ उसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। अब क्योंकि मैं एक ऐसी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो कि चीज़ को रोटेट कर रही है, सो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस रेंच के ऊपर या इस बोल्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि हमारे नोटिस करने के लिए। एक तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे कि ये है हमारे पास, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द सारी रोटेशन हो रही है, अबाउट विच ऑल द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, इसके इर्द गिर्द सारी रोटेशन अगर हो रही है। सो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट, या फिर हम इसे बोलते हैं पिवट पॉइंट। एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर हमारे पास फोर्स अप्लाई होती है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं मोमेंट आर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास L है, स्मॉल l लिखा हुआ है, दैट इज मोमेंट आर्म। सो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक ऐसा पॉइंट
जिसके इर्द गिर्द सारी रोटेशन होती है। इस बोल्ट ने भी इसी के अबाउट रोटेट करना है और इस रेंच ने भी या स्पैनर ने भी इसी के अबाउट, इसी के इर्द गिर्द रोटेट करना है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास वो है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की थी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और अगर इस की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब इस इक्वेशन से साफ पता चलता है कि अगर f की वैल्यू को बढ़ाओगे तब भी टॉर्क इंक्रीज होगा, और अगर आप L यानी कि मोमेंट आर्म की वैल्यू को बढ़ाओगे तब भी हमारे पास टॉर्क इंक्रीज होगा। अक्सर होता है कि जो बोल्ट्स होते हैं वो खुल नहीं रहे होते, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा लेंथी हैंडल वाला स्पैनर यूज़ करते हैं, और लेंथी हैंडल यूज़ करने से क्या होता है कि उसकी L की वैल्यू बढ़ जाती है। L की वैल्यू बढ़ती है तो जो टॉर्क अप्लाई होना है उसके ऊपर वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से खुल जाता है। सो मोमेंट आर्म बढ़े या फिर फोर्स बढ़े, उन दोनों में से चाहे एक बढ़े या चाहे दोनों बढ़ रही हो, उसकी वजह से टॉर्क हमारे पास जो अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की, जैसे कि ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, ये इसका हमारे पास सेंटर है और लेट्स से यही हमारा पिवट है, और अगर ये पिवट है तो इसके इर्द गिर्द सारी रोटेशन होनी है इस बॉडी की, और ये हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पिवट में से गुजरती है। बॉडी का जो प्लेन है या जो बॉडी की प्लेन लाइन है उसके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होती है हमारे पास। सो दैट्स ये हमारा पिवट है और उसका नाम मैं रख देता हूँ O, और ये मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके ऊपर मेरे पास फोर्स F अप्लाई हो रही है, और उसकी डायरेक्शन जो बन रही है वो थीटा बन रही है इस डॉटेड लाइन के हिसाब से। अब दो तरह के हम काम कर सकते हैं। हम कहते हैं जी कि लेट्स से ये जो O है हमारा पॉइंट, लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन के ऊपर जिस वेक्टर की टेल हो और एक पॉइंट के ऊपर जिसका हेड हो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि हम r की मदद से शो करते हैं। स्मॉल r जो वेक्टर होता है ये हमारे पास हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है। सो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर टेल है और पॉइंट के ऊपर हेड है, तो ये मेरे पास पॉइंट P का जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये उसका पोजीशन वेक्टर बन गया। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या जो लेंथ होगी वो मोमेंट आर्म के बराबर है, तो मैं r को मोमेंट आर्म के तौर पे यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जो r यूज हो रहा है ये हमारे पास मोमेंट आर्म के तौर पे यूज हो रहा है इस इक्वेशन में। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि या तो हम f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लें या फिर हम उसकी जगह r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। जब हम f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो हमें r को एज इट इज रहने देना होगा, और अगर हम r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं तो हमें f को एज इट इज रहने देना होगा। तो लेट्स से हम f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, और ये जो इसके परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास बिल्कुल इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। याद रहे कि अगर ये हमारे पास x और y एक्सिस थे और हमारे पास ये वेक्टर था a जिसका एंगल बन रहा था थीटा, तो हमें पता है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और cos थीटा के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो मैंने इसी हिसाब से इसके दोनों कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए, और जब भी एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स पे टूट जाएगा तो जाहिर बात है वो कंपोनेंट जो वेक्टर है वो वैनिश हो जाएगा हमारे पास। अब लेट्स से हमारे पास ये जो मार्कर है, लेट्स से ये हमारे पास हमारा मोमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर r है, और ये जो पॉइंट है मेरे फिंगर का, लेट्स से ये मेरे पास पिवट है जिसके अबाउट रोटेशन आपको नजर आ रहा है कि हो रही है। अब दोनों कंपोनेंट्स बारी बारी अप्लाई करेंगे, एक दफा f cos थीटा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और एक दफा f sin थीटा अप्लाई करेंगे। f cos थीटा जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये r के बिल्कुल पैरेलल है, तो मैं f cos थीटा अप्लाई करता हूँ बिल्कुल इसके पैरेलल इस तरफ खींचता हूँ तो मेरे पास कोई भी रोटेशन पैदा नहीं हो रही, यानी कि f cos थीटा जो मेरे पास कंपोनेंट है ये टर्निंग इफेक्ट या फिर रोटेशन पैदा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि f cos थीटा यहाँ पे किसी काम का नहीं है, इसका टॉर्क पैदा करने के अंदर कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले f sin थीटा देखा जाए जो कि इस r जो कि इस पॉइंट O के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, अगर मैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करता हूँ या ऊपर की तरफ इसको खींचता हूँ तो मेरे पास जरूर रोटेशन पैदा होगी, जिसका मतलब है कि f sin थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। तो टॉर्क हमें पता है
क्या होता है हमारे पास मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और यहाँ पे उसका इफेक्टिव कंपोनेंट आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर एफ साइन थीटा। और आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स हों, जैसे कि ए और बी थे, तो ए बी साइन थीटा जो था वो ए क्रॉस बी के बराबर था, तो आर एफ साइन थीटा जो होगा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा आर क्रॉस एफ। जब भी आपने किसी वेरिएबल के ऊपर एरो डालना है तो ये बिल्कुल जज करके डालना है। जाहिर बात है जब मैं इसके फार्मूले की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। फार्मूलाज जो होते हैं, किसी भी इक्वेशन होती है या किसी भी चीज़ का जो फार्मूला होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वो कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एरो डाला है, इसका मतलब है कि मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो आर क्रॉस एफ प्रोडक्ट है, इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है आर एफ साइन थीटा, और साथ में एन कैप भी लिखते हैं, यानी कि डायरेक्शन भी होती है। तो फिर इसका मतलब है मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मतलब वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऊपर एरो डालना पड़ेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट बेशक दो वेक्टरों के दरमियान में होती है, तो ये दोनों भी वेक्टर ही है, तो इनके ऊपर भी एरो जरूर आएगा। तो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो भी दो वेक्टर्स लिखेंगे आप उनके ऊपर एरो जरूर डालेंगे, और जो जवाब होगा वो डिपेंड करता है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो जवाब के ऊपर यानी कि टॉ के ऊपर भी हमारे पास एक एरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास f को ब्रेक करने से हमारे पास r क्रॉस f ये इक्वेशन आई है। अब मैं यही काम करूंगा दोबारा इसी बॉडी के लिए, लेकिन इस दफा मैं f के बजाय r को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा। तो लेट्स से मेरे पास दोबारा यही बॉडी आ गई है, यही उसका पॉइंट O है, यही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी पॉइंट P के ऊपर दोबारा से F फोर्स अप्लाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर बन रहा है R। अब मैंने जो फोर्स F है इसके बजाय मैंने R के कंपोनेंट्स को बनाना है, तो मैं F के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगा देता हूँ, और मुझे पता है कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। थीटा के साथ वाला जो R का कंपोनेंट है वो हो जाएगा R cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R sin थीटा। अब इसका मतलब है कि पहले हमने इस मार्कर को और कंसीडर किया हुआ था, तो अब हम इसको एक दफ़ा r cos थीटा मानेंगे और एक दफ़ा r sin थीटा मानेंगे, और उसके ऊपर f अप्लाई करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास r cos थीटा है जो कि इस पॉइंट पे बहुत रोटेट कर सकता है। अगर मैं इसके ऊपर f अप्लाई करता हूँ तो r cos थीटा के f जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि अगर ये r cos थीटा है तो मैं इसके बिल्कुल पैरेलल यानी कि इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल f को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट है r cos थीटा इट इज नॉट इफेक्टिव। और अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से ये r sin थीटा है और r sin थीटा के देखूं तो r sin थीटा और f जो है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो r sin थीटा के अगर मैंने f अप्लाई करनी है तो मैं उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करूंगा, यानी कि अगर ये r sin थीटा तो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करूंगा और मेरे पास उसकी वजह से रोटेशन पैदा होगी। तो इसका मतलब है मेरे पास ये वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है, तो टॉर्क जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा r sin थीटा यानी कि मोमेंट r मल्टीप्लाई बाय फोर्स। जैसे यहाँ पे था मोमेंट r मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इफेक्टिव कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो दोनों दफा मोमेंट आर्म और फोर्स हमारे पास। और अगर दोबारा इसको लिखूं तो ये बन जाता है मेरे पास आर एफ साइन ऑफ थीटा, अगेन आर एफ साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ आर क्रॉस एफ। सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एफ के कंपोनेंट तोड़ें या आर के कंपोनेंट्स को ब्रेक करें या आर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों दफा इक्वेशन सेम ही आएगी। तो हमारे पास जो रिजिड बॉडी है उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इस्तेमाल होती है आर एफ साइन थीटा। आर हमारे पास मोमेंट आर्म है, एफ हमारे पास दी गई फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और थीटा हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आने वाला एंगल है दोनों केसेस के अंदर। और ये जो रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन है ये हमारे पास इस यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये मेरा पिवट है और मैं यहाँ पे आर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा आर है, तो देखें इन दोनों के दरमियान में इस वक्त 90 बन रहा है, तो हमारे पास आर एफ साइन ऑफ 90, क्योंकि साइन ऑफ 90 1 हो जाता है, ये साइन ऑफ 90 बन जाएगा क्योंकि साइन ऑफ 90 1 होता है। तो जब यहाँ पे हम 1 अप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास आर एफ ही बच जाएगा, या एल एफ जो भी नाम रखा हुआ आपने वो ही बच जाएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ना सिर्फ रिजिड बॉडी के ऊपर बल्कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। आखिर में बात आ जाती है इसकी डायरेक्शन और ऐसा यूनिट की। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन वैसी फाइंड होगी जिस तरह
किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की होती है और उसके लिए हम लोगों ने राइट हैंड रूल डिफाइन किया हुआ था। जो ओरिजिनल डायरेक्शंस होती हैं टॉर्क की वो सिर्फ दो ही होती हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब चीज़ के ऊपर टॉर्क अप्लाई करोगे वो रोटेट करेगी और चीज़ें दो ही डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, या तो चीज़ क्लॉकवाइज घूमती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है या घूमती है। लेकिन उसका जो वेक्टर है एरो की शक्ल में ड्रॉ करने के लिए उसकी डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और लेट्स से हम इसी एग्जांपल के ऊपर करते हैं। लेट्स से ये मेरा आर है और ये मेरा एफ था, इस जगह के ऊपर एफ था हमारा, तो मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ डायरेक्शन और एंगल चेंज किए बगैर, और इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा था। तो मुझे पता है कि मैंने अगर आर क्रॉस एफ फाइंड करनी है तो मैंने आर से एफ की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करना है। जो थंब होगा वो मेरे पास इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये जो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, इनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल और डाउनवर्ड, ये हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी आता है ये हमारे पास क्या होगी। जो हम लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ा था लास्ट टाइम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वही हमारे पास दोबारा इसके लिए अप्लाई हो सकता है और हम टॉर्क की जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो डायरेक्शन है टॉर्क की वो सिर्फ दो ही हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड बेसिकली हमारे पास शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन, और अगर ये डाउनवर्ड होता तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज मोशन को शो करता। तो अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड क्लॉकवाइज। अब किसी भी चीज की अगर इक्वेशन हमारे पास आ गई एक दफा तो हमारे पास उसकी यूनिट निकालना बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टॉर्क है तो इसकी इक्वेशन है आर एफ साइन थीटा। आर मेरे पास मोमेंट आर में जो कि एक डिस्टेंस होता है, हम लोगों ने डिफाइन किया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं होता तो हम उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। या हम लोगों ने डायमेंशंस जब निकाली थी तो हम लोगों ने तब भी डिफाइन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या फिर सिंपल थीटा भी आ जाए तो उसका यूनिट नहीं होता, उसकी जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा टॉर्क का वो बचेगा न्यूटन मीटर, जो कि वैसे जॉउल के बराबर होता है, लेकिन हम टॉर्क की शक्ल के अंदर हम इसके अंदर या टॉर्क के केस में हम लोग इसको न्यूटन मीटर रह देते हैं, ताकि जॉउल क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट है तो हम उसके साथ उसको मिक्सअप ना कर दें। जहाँ भी लिखा होगा 5 न्यूटन मीटर और अगर वहाँ भी लिखा हुआ है 5 जॉउल तो हमें यूनिट देख के समझ आ जाएगी कि न्यूटन मीटर और जॉउल तो बराबर ही होते हैं, लेकिन ये जो 5 जॉउल है ये हमारे पास वर्क और एनर्जी लिखी हुई है वैल्यू, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू लिखी हुई है। सो द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। इक्वेशन हर जगह के ऊपर चाहे रिजिड बॉडी हो चाहे यूनिफॉर्म बॉडी हो आर क्रॉस एफ से निकाल लेते हैं, और हमारे पास इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन की है इसको, कि ऐसी फोर्स जो कि घुमाव पैदा करती है या टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क इज जनरली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकेंड जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो हम लोगों ने सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखना है। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है और हमने उसकी 2 कंडीशन चेक करनी है। सो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और इसकी कंडीशन चेक करते हैं। टॉर्क की तरह जो इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि इक्विलिब्रियम हमारे पास एक कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कब पैदा होती है? जब हमारे पास एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, लेकिन उन सब फोर्सेस का जो टोटल रिजल्टेंट हो वो हमारे पास 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं इस डायरेक्शन में F लगा देता हूँ और साथ में इस डायरेक्शन में भी F लगा देता हूँ तो ये सारी बातें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फोर्सेस लग भी रही हैं लेकिन टोटल फोर्स जो है या जिसे नेट फोर्स बोलते हैं वो हमारे पास 0 आ रही है। इसी बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में 2F अप्लाई कर दूं और इसी डायरेक्शन में 2F अप्लाई कर दूं, इधर F/2 अप्लाई कर दूं, इधर ही ऑपोजिट F/, तो इस टाइम पे इस बॉडी के ऊपर मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन इन सब फोर्सेस का जो टोटल इफेक्ट है वो 0 है। जब भी हमारे पास एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो लेकिन जो टोटल फोर्स है वो उस बॉडी के ऊपर इस सब होने के बावजूद भी 0 रहे तो हमारी बॉडी एक खास कंडीशन के अंदर आ जाती है और उस खास कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास टोटल फोर्स 0 हो जाएगी तो जाहिर बात है हमारे पास ma
एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ जीरो है तो एम ए भी जीरो है। अब किसी भी बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन सिर्फ दो सूरतों में जीरो होती है, या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, या फिर जब बॉडी रेस्ट पे हो, यानी कि कोई हरकत ना कर रही हो। सो इन दो कंडीशंस के अंदर ही हमारे पास बॉडी जो होती है वो एक्सेलरेशन जीरो पैदा करती है। और इसका मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम पैदा हुआ है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, और जब इक्विलिब्रियम पैदा होगा तो हमारी बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लग जाएगी, या फिर वो बिल्कुल ही रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये बॉडी कहीं पे भी नहीं मूव कर रही होगी, हर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो ये जहाँ पे है उधर की उधर रहेगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो और टोटल फोर्स जो है वो हमारे पास जीरो। सो इक्विलिब्रियम हमारे पास एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एक टाइम पे दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर भी रही हो, तब भी हमारे पास टोटल फोर्स जीरो हो जाती है, और बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है या फिर रेस्ट पे आ जाती है। सेकेंडली जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, जो कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, हम इनको यहाँ पे जस्ट मेंशन करते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसके अंदर इसकी डिटेल देखेंगे। पहली कंडीशन हमारे पास या पहली शर्त इक्विलिब्रियम को पैदा करने के लिए ये है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखी है, कि टोटल फोर्स जीरो होनी चाहिए बॉडी के ऊपर। जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हो, दो या दो से ज्यादा, उनका जो नेट इफेक्ट है या टोटल इफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए, और इसके अलावा जो टोटल टॉर्क है बॉडी के ऊपर वो भी हमारे पास जीरो होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी हमारे पास इस लेक्चर के अंदर दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है इक्विलिब्रियम से। तो इस जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा, और एग्जांपल्स जो टॉपिक से बिल्कुल आगे दी होती हैं वो आप ज़रूर सॉल्व किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने मेंशन किया करें फीडबैक के अंदर। थैंक यू।